नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। अपने पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टिलेशंस और सूर्य के विषय में, अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों की उत्पत्ति, सूर्य की उत्पत्ति और तारामंडल के विषय में। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, अर्थात सौर मंडल की उत्पत्ति। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारे सौर मंडल के जो मेन जो आकाशीय पिंड हैं, जैसे कि सूर्य, ग्रह, उपग्रह, इनकी रचना कैसे हुई। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारी धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, तब तक हम अपनी उत्पत्ति के विषय में भी श्योर नहीं हो सकते। अपनी का अर्थात है मानव जाति की उत्पत्ति से। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो विभिन्न धर्म हैं उनमें जो हमारे सौर मंडल के बारे में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हिंदू धर्म है। चूंकि हम भारत में रहते हैं और भारत में जो बहुसंख्यकों का धर्म है वो हिंदू धर्म है, इसलिए हम उसकी बात करते हैं। हिंदू धर्म में कहा गया है ब्रह्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मांड में ही हमारा सोलर सिस्टम अर्थात हमारा सौर मंडल भी शामिल हो गया। वहीं दूसरी तरफ ईसाई धर्म में बाइबल में कहा गया है कि गॉड मतलब ईश्वर ने 6 दिनों में संपूर्ण हेवन, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण स्वर्ग की रचना की और चौथे दिन उसने सूर्य, धरती, चंद्रमा आदि को बनाया और सीजन्स, मौसम की शुरुआत हुई अर्थात सृष्टि की रचना हो गई। वहीं एक और प्रमुख धर्म इस्लाम का कहना है कि अल्लाह ने 6 दिन में स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। सूरा नंबर 21 और 30 सूरा अल अनबिया में कहा गया है कि पहले सूर्य और धरती एक साथ जुड़े हुए थे, अल्लाह ने उनको अलग कर दिया और जब अल्लाह ने अलग किया तभी से सृष्टि की शुरुआत हुई। चलिए आइए कुछ और विचार देखते हैं। जो चाइनीज मैथोलॉजी है उसका मानना है कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो एक कॉस्मिक एग से निकला है, जिससे एक पैंजर नाम का जीव निकला कॉस्मिक एग से। और जब उस पैंजर की मृत्यु हो गई तो जो उसकी बॉडी थे उससे विभिन्न आकाशीय पिंड बने। उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को यिंग और यांग कहकर संबोधित किया। अगला एक और प्राचीन धर्म है जोरोस्ट्रियन धर्म, जिन्हें हम हिंदी में पारसी धर्म कहते हैं। ये फारस के रहने वाले थे, मतलब आधुनिक ईरान, जो आज के समय में ईरान है, वहां पर माना जाता था कि जो सुप्रीम गॉड है वो अहुर मज़दा है और उसी ने ब्रह्मांड को बनाया। इन्होंने सूर्य को जो है जीवन का केंद्र माना। काफी हद तक सही भी है। आज भी हम इस बात को मानने पे विवश हैं कि जो सूर्य है वही हमारे जीवन का केंद्र है। लेकिन इनमें से कोई भी धर्म जो है अपने विचारों के पीछे किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत नहीं करता है, केवल एक मान्यता को प्रस्तुत करता है। इसलिए धीरे धीरे समय के साथ ये सभी आउटडेटेड हो गई। अब कुछ दार्शनिक जो उस समय के थे, उन लोगों के विचार जो है ब्रह्मांड और जो सौर मंडल है उसकी उत्पत्ति के विषय में, तो सबसे पहला विचार है थेल्स। ये इनका जो कार्यकाल था वो 624 से 546 बीसी के आसपास था। उन्होंने कहा यूनिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्राइमरी सब्सटेंस वाटर,
तो इन्होंने जल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना और कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना जल से हुई है। इन्हीं के एक समकालीन और थे दार्शनिक एनेक्सिमेंडर, ये देखिए 610 से 546, उन्हीं के आसपास थे। उन्होंने माना कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जो रचना है वो एक एपेरियन नाम के जो सब्सटेंस है, तत्व है, उससे शुरू हुई। और उन्होंने माना कि जो धरती है वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है उसका, और वो स्पेस में तैर रही है। काफी कुछ ये लोग समझने लगे थे कि धरती स्पेस में तैर रही है। जो अगले विचारक थे वो थे हेराक्लिटस। इनका कार्यकाल था 543 से 475, ये उनके बाद के थे। उन्होंने कहा कि फायर, आग से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। इसके बाद एक और महान विचारक, महान दार्शनिक प्लेटो ने माना कि जो ब्रह्मांड की रचना हुई है वो किसी दैवीय कारीगर ने रचना की है। दैवीय कारीगर ने ब्रह्मांड की रचना की है, और जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो सब दैवीय हैं और हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन ये चीज तो इनकी समझ में नहीं आती, लगता है कुछ धार्मिक विचारों से ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही कि जो मैथमेटिकल प्रिंसिपल है, जो गणितीय सिद्धांत है, उनसे हम जो हमारे ग्रह और तारे हैं उनके मूवमेंट के बारे में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो काफी कुछ लाइन पे आने लगे थे ये लोग। अब हमारे अगले दार्शनिक हैं एरिस्टोटल। इन्होंने कहा कि अर्थ जो है हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में है। लेकिन इसका कोई आधार आज हम पाते हैं कि यह बात बिल्कुल गलत है। जो अगले विचारक हैं निकोलस कॉपरनिकस, बहुत फेमस, और समय भी काफी आधुनिक हो चुका था। ये 1473 से 1543 के बीच इनका कार्यकाल था, जिन्होंने सबसे पहले हीलियोसेंट्रिक मॉडल पेश किया सोलर सिस्टम का। और उन्होंने कहा कि जो सूर्य है वो हमारे सौर मंडल के बीचों बीच में है, अर्थात सूर्य ये है और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो उसके चारों तरफ है। ये पहला मॉडल था जिसने ये हम लोगों को सामने ये बात रखी कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अगला मॉडल देखते हैं। एक और दार्शनिक है ब्रूनो। ये लगभग 1500-1600 के आसपास की बात है। उन्होंने कॉपरनिकस को सपोर्ट किया। कॉपरनिकस की तरह उन्होंने माना कि सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में है। लेकिन उन्होंने एक चीज और बताई कि ऐसे बहुत से सूर्य हैं और उनके अपने अपने प्लैनेट्स हैं। काफी कुछ तक इन्होंने ये जो सूर्य है ये स्टार्स की बात करने लगे, और बिल्कुल सही थे। बहुत से स्टार्स हैं और उनके बहुत से उपग्रह हैं। तो ब्रूनो और कॉपरनिकस ने मिलकर काफी आगे तक खोज कर डाली। एक और वैज्ञानिक भी है, दार्शनिक भी है, आइजैक न्यूटन। ये लगभग 17वीं सदी की बात है। इन्होंने लॉज ऑफ मोशंस और लॉ ऑफ ग्रेविटी इसकी रचना की। और जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो हमारे आकाशीय पिंड हैं, तारे, उपग्रह, ग्रह, उनके ऊपर इन लॉज को, इन नियमों को लागू करके सबसे पहले जानने का प्रयास किया कि मोशंस और ग्रेविटी के कारण हमारे जो ब्रह्मांड में क्या अंतर आ रहा है। ये पहला वैज्ञानिक विफल जिसे माना जाता है सौर मंडल के अध्ययन के विषय में। अब आइए समझते हैं कि जो हमारे मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं
जो वैज्ञानिक तथ्यों पे बात करते हैं उनका क्या मानना था। तो इसमें दो विचार हैं, एक है अद्वैतवाद और दूसरा है द्वैतवाद। अद्वैतवाद और द्वैतवाद। अब हम सबसे पहले अद्वैतवाद अर्थात मोनोइस्टिक हाइपोथेसिस को पढ़ते हैं। और मोनोइस्टिक हाइपोथेसिस में पहली जो हाइपोथेसिस है हमारे सामने वो है कॉमेट स्टार हाइपोथेसिस, जिसको हम कहते हैं पुच्छल तारे की परिकल्पना। पुच्छल तारे की परिकल्पना। कांटे द बफे, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि हमारा एक सूर्य था, उसके पास में एक पुच्छल तारा आया और टकरा गया। क्यों टकरा गया? सूर्य की ग्रेविटी के खिंचाव में आ गया और उससे कुछ डेब्रीज निकली, मतलब मलबा निकला और पार्टिकल्स निकले। बाद में वो पार्टिकल्स एक साथ इकट्ठा होने लगे, जो बड़े पिंड बने वो प्लैनेट्स थे और जो छोटे थे वो उनके उपग्रह थे। ग्रह और उपग्रह इस तरह से अस्तित्व में आ गए। काफी हद तक सही जा रहे थे, लेकिन इन्होंने कॉमेट की बात पता नहीं कहां से कर दी। ये तो सही है कि बड़े जो पिंड थे वो प्लैनेट बने और छोटे उपग्रह बन गए, लेकिन कॉमेट का विचार कहां से आया ये नहीं बता पाए। जो मोनोइस्टिक मतलब अद्वैतवादी जो एक की बात करते हैं, उनमें जो अगली थ्योरी है हमारी वो है गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। इसको हिंदी में कहते हैं कांट की वायव्य राशि की परिकल्पना। कांट की वायव्य राशि की परिकल्पना। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि जो सूर्य है वो बहुत तेजी के साथ अपने एक्सिस पे घूम रहा था। अचानक इसकी गति बढ़ गई। किसकी वो गति बढ़ गई? घूमने की। और जब ये सीमा पार कर गया तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बैलेंस बनाए हुए था वो कम ज्यादा हो गया। अर्थात जो सेंट्रीपिटल फोर्स था जो चीजों को बाहर की ओर ले जा रहा था, वो सेंट्रीफ्यूगल जो अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा था उससे अधिक हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सीड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। तो जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स अधिक हो गया तो उससे 9 छल्ले बाहर निकले, और जो 9 छल्ले बाहर निकले वो आगे चल के 9 ग्रह बन गए। इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा सूर्य है जो कि बहुत तेजी से घूम रहा है। जब घूमते घूमते जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अधिक हो गया तो चीजें बाहर निकलना शुरू हो गई, और बाहर निकलने के साथ 9 छल्ले निकल गए। ये देखिए छोटे छोटे छल्ले हैं जो आगे चल के 9 ग्रह बन गए, और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो सूर्य का चक्कर लगाने लगे। अब इसके बाद जो अद्वैतवादी परिकल्पनाएं हैं उसमें एक परिकल्पना और है लाप्लास की नेबुलर परिकल्पना। नेबुलर या निहारिका की परिकल्पना। निहारिका की परिकल्पना। इसमें महान वैज्ञानिक लाप्लास ने 1796 में बताया
इन्होंने कांट की बातों का समर्थन किया और कहा कि सूर्य अपनी एक्सिस पे घूम रहा था, घूमते घूमते गति बढ़ गई, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा हो गया, छल्ले बाहर निकले और ग्रह और उपग्रह बने। लेकिन इन्होंने कहा कि 9 छल्ले नहीं निकले थे, केवल एक छल्ला निकला था जो आगे चल के डिवाइड हो गया और उससे 9 छल्ले बने। बात लगभग वैसी ही थी, बस एक छल्ले और 9 छल्ले की बात है। ये सूर्य है, ये घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर हो गया, ज्यादा हो गया, ये एक छल्ला निकला जो आगे चल के 9 छल्लों में डिवाइड हो गया। तो अभी तक हमारे सामने मोनोस्टिक अप्रोच में 3 थ्योरीज आई, 3 हाइपोथेसिस आई। एक पुच्छल तारे की परिकल्पना, दूसरी वायव्य राशि की परिकल्पना और ये नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर परिकल्पना। अब आइए, समय कुछ ज्यादा बीत चुका था, ये 1905 के आसपास की बात है, विज्ञान में काफी प्रगति कर ली थी। इस समय चैम्बरलिन और मोल्टन नाम के साइंटिस्ट ने प्लेनेटिसिमल हाइपोथेसिस को प्रतिपादित किया। इसको हिंदी में कहते हैं चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना। तो चैम्बरलिन ने क्या कहा, वो एक तारे की बात नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि 2 तारे थे, अर्थात एक तो हमारा सूर्य था और दूसरा एक कंपेनियन स्टार था, एक साथी तारा था। जब ये साथी तारा सूर्य के पास से गुजरा तो साथी तारे की ग्रेविटी बहुत ज्यादा थी, ये है हमारा साथी तारा या कंपेनियन स्टार भी कहेंगे। वो जब सूर्य के पास से गुजरा तो सूर्य से काफी अधिक मात्रा में जो पार्टिकल्स हैं वो खिंच गए, किधर, साथी तारे की ओर। अब साथी तारा तो अपनी गति से जा रहा था बहुत तेजी से, और ये जो पार्टिकल्स थे ये खिंच गए, लेकिन वो उसकी गति के बराबरी नहीं कर पाए, वो उसके साथ नहीं जा पाए, वो कुछ दूर तक तो बाहर आए और वो तारा निकल गया। अब ये जो पार्टिकल्स थे ये धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे पिंडों में, तो जो पिंड थे वो बन गए ग्रह और उपग्रह। तो यहां पर इन्होंने 2 तारों की बात की, एक तो सूर्य की बात की और एक साथी तारे की बात की। ये पहली बार है जब 2 तारों की बात की गई चैम्बरलिन के द्वारा। अब इसी 2 तारे की जो बात की गई, अब ये जेम्स जीन 1919 में इसमें कहा कि 2 तारे थे, एक सूर्य था और एक साथी तारा था। साथी तारा, जब साथी तारा सूर्य के पास से गुजरा तो उसमें से ज्वार बाहर निकला। ज्वार, कैसा ज्वार, जैसा कि ज्वार हमारी धरती पे आता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो जब ज्वार बाहर निकला, ये देखिए ज्वार, वही ज्वार आगे चल के ग्रहों में बदल गया। तो ये जो जेम्स जीन्स थे, इन्होंने लगभग कुछ बात पहली थ्योरी की तरह की थी। जो हमारी पहली थ्योरी थी, ये जो प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस थी चैम्बरलिन की, उसमें कहा गया था पार्टिकल बाहर निकले, और इसमें इन्होंने कहा कि ज्वार बाहर निकला। बाकी सब कुछ एक जैसा है। और ये जो हमारी इनकी जेम्स जीन की थ्योरी है, इसको हिंदी में हम कहते हैं जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना, ठीक है। इनके एक मित्र थे जेफरीज, जो इनके साथ रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने इनका समर्थन किया।
लेकिन कुछ दिनों के बाद, लगभग 10 वर्षों के बाद, जेफरीज जो थे, जो इनके मित्र थे, वो इनसे असहमत हो गए। इन्होंने अपना एक नया सिद्धांत दिया और कहा कि 2 तारे नहीं थे, 3 तारे थे। उन्होंने कहा एक सन था, एक कंपेनियन स्टार था और एक और तारा था। सन और कंपेनियन स्टार एक जगह पे थे, उनके पास से एक और तारा गुजरा और जो पार्टिकल्स थे वो सूर्य से बाहर ना आके कंपेनियन स्टार से आए बाहर, और आगे चल के जिससे प्लैनेट्स और स्टार बन गए और प्लैनेट्स और सैटेलाइट बन गए और सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगे। तो इन्होंने क्या कहा, 3 तारे की बात की, 3 तारे की बात की। इसको कहते हैं 3 तारे की परिकल्पना बाय जेफरीज। अब ये इन्होंने सबसे अलग बात कह दी थी पहले से। अभी तक सबने 1 तारे की बात की, 2 तारे की बात की, अब इन्होंने जेफरीज ने 3 तारे की बात शुरुआत कर दी। अब ये 1937 में रसल जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस दिया, द्वैतारक सिद्धांत। द्वैतारक सिद्धांत क्या, परिकल्पना कहेंगे, परिकल्पना, द्वैतारक परिकल्पना। इन्होंने कहा, इन्होंने पिछली जितनी भी थ्योरीज थी उनको मिक्सअप कर दिया और कहा कि देयर वाज अ सन, कंपेनियन स्टार एंड अनदर स्टार, और पार्टिकल नहीं निकले, उनमें से ज्वार निकला। इन्होंने टाइडल हाइपोथेसिस में से टाइड ले ली और जो जेफरी की परिकल्पना थी उसमें से 3 तारे ले लिए और उससे बताया कि ज्वार से प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम बन गया। तो इन्होंने जेफरी की बात और जो टाइडल जो हमारी परिकल्पना थी उसको मिक्स कर दिया। अगला देखते हैं, हॉयल एंड लिटिलटन, नाम को याद रखिएगा, बोलने में इतना कठिन है। इनका जो विचार था उसे कहा गया नोवा हाइपोथेसिस। हिंदी में कहा जाता है अभिनव तारे की परिकल्पना। अभिनव तारे की परिकल्पना। उनका कहना है कि एक सन था, एक कंपेनियन स्टार था, वो एक साथ थे, एक तीसरा तारा था जो उनके पास से गुजरा और जिसके कारण कंपेनियन स्टार में एक्सप्लोजन हो गया। क्या एक्सप्लोजन हो गया, टकरा गए होंगे, जिसके कारण पार्टिकल्स निकले और वो पार्टिकल्स से हमारे सौर मंडल की जो आकाशीय पिंड है उनका निर्माण हुआ। अभी तक वो कह रहे थे कि पास से गुजरने से निकल आए पार्टिकल, और बाकी लोग कह रहे थे कि पास से गुजरने से ज्वार आ गया। अब इनका कहना है कि विस्फोट हो गया। कह सब एक ही बात रहे हैं कि किसी तारे से कुछ डेब्रीज बाहर आई, चाहे ज्वार के रूप में, चाहे पार्टिकल्स के रूप में, चाहे विस्फोट के कारण, चाहे गुरुत्वाकर्षण के कारण, लेकिन निकला किसी न किसी तारे से ही है हमारा सौर मंडल। अब ये 1966 में जॉर्ज लेवेंटियर, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी सबके सामने रख दी, जिसे हिंदी में कहा जाता है महाविस्फोट। और 1 साल बाद रॉबर्ट वैगनर ने उनका समर्थन कर दिया। आज भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में या सौर मंडल की उत्पत्ति के विषय में या तारों की उत्पत्ति के विषय में बिग बैंग थ्योरी से ज्यादा मान्य थ्योरी कोई नहीं है। अगर केवल पूछा जाए कि हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई तो इसी को लिखना है, अगर पूछा जाए यूनिवर्स की रचना कैसे हुई है तो इसी को लिखना है, और अगर तारों की उत्पत्ति के बारे में पूछा जाए तो हमको यहीं से शुरू करना है।
इनका मानना है कि 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। कहां पर विस्फोट हुआ? सिंगुलैरिटी नामक एक केंद्र पर, या एक छोटी सी बॉल में, जिसका घनत्व तो ज्यादा था, ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, द्रव्यमान बहुत ज्यादा था, एनर्जी बहुत ज्यादा थी, और उस विस्फोट को मैंने कहा बिग बैंग। 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व। अगर आपने हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वाला लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इस घटना के विषय में एक बहुत सा सुंदर लेक्चर है, उसको आप देखिए और आपको जो बिग बैंग के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। उसके बाद बिग बैंग की घटना के बाद हाइड्रोजन एटम बने, हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम बनने लगे और हमारा पहला प्रोटोस्टार बना। प्रोटोस्टार मतलब आदिम तारा, या उसको भ्रूण तारा भी कहते हैं। अगर आप प्रोटोस्टार के बारे में नहीं जानते हैं तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, वहां पर आपको लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, ओरिजिनल लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के बारे में जो हमारा लेक्चर है उसको आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि तारों का निर्माण कैसे होता है और अपनी जीवन यात्रा में वो किस किस फेज से गुजरते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी में कहा गया कि लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व एक तारे की उत्पत्ति हुई। कैसा तारा था? प्रोटोस्टार, जो प्रारंभिक तारा है। और किससे बना? सोलर नेबुला से या स्टेलर नेबुला से। ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन के कण पास आने लगे। जब उनको फेवरेबल टेम्परेचर मिल गया, अर्थात लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो उनमें नाभिकीय संलयन शुरू हुआ। नाभिकीय संलयन के बाद हीलियम बना और यही हमारा प्रारंभिक तारा था। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर इस लेक्चर को देखिए, उसके बाद इसको आगे देखिएगा। तो जब वो तारा अपने जीवन के आगे के चरणों में एक सुपरनोवा स्टेज पे पहुंचा, मतलब पहले वो प्रोटोस्टार बना, फिर मेन सीक्वेंस स्टार बना। मेन सीक्वेंस स्टार वही स्टेज है जिसपे हमारा सूर्य है इस समय। मेन सीक्वेंस स्टार के बाद वो रेड जायंट बना। रेड जायंट के बाद उसमें सुपरनोवा विस्फोट हुआ। सुपरनोवा विस्फोट के कारण जो मैटर बाहर आया, उस मैटर से प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनी। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क मतलब आदिम ग्रहीय डिस्क, मतलब छल्ला समझ लीजिए, लगभग कुछ इस तरह की रही होगी, फ्लैट, जिसके सेंटर में अधिकांश मास उसके सेंटर में था, क्योंकि ये रोटेट कर रही थी। तो रोटेट करने का मतलब यह है कि उसका जो अधिकांश मास है वो सेंटर में रहेगा। और वो जो मास था वो लगभग 99% मास उसका सेंटर में था और लगभग 1% से कम जो बाहर था, उससे हमारा सूर्य और हमारे प्लैनेट्स बने। तो जो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क है वो हमारे सूर्य मंडल के उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। अभी तक किसी ने सूर्य की उत्पत्ति के विषय में बात नहीं किया था। वो हमेशा बात कर रहे थे कि एक सूर्य था, एक तारा था, एक और तारा था, ये सब कह रहे हैं, लेकिन सूर्य कहां से आया इसकी बात अभी तक किसी ने नहीं की थी। ये पहली बार बिग बैंग थ्योरी में कहा गया, इसीलिए इसे पूर्ण थ्योरी माना जाता है। Big Bang theory is widely accepted by all the scientists and astronomers around the world. उनका कहना है कि जो हमारा जो ये यूनिवर्स है उसमें सूर्य का अस्तित्व काफी बाद में हुआ। तारों का जन्म उसके और दूसरे तारों का जन्म उनसे पहले हो गया था। और जो सुपरनोवा विस्फोट के कारण जो रिमेनेंट जो अवशेष निकले, उन्हीं से हमारा सोलर सिस्टम बना। ये है हमारी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। ये आपको दिख रही होगी, रोटेटिंग डिस्क है और इसका अधिकांश जो मास है 99.8%।
वो केंद्र में है और 0.2% बाहर है। लेकिन अभी भी बहुत से साइंटिस्ट इस सिद्धांत को मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन जब तक कुछ नया बेहतर खोज, इससे बेहतर खोज नहीं हो पाती है, तब तक हम बिग बैंग थ्योरी को ही ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम और अपने तारों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार मानेंगे। अब इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस प्रकार के बनते हैं। डिस्क्राइब वेरियस मॉडर्न थ्योरीज रिगार्डिंग इवोल्यूशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति के विषय में जो मॉडर्न आधुनिक सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या कीजिए। इस तरह से कुछ आएगा। तो उसमें हम बताएंगे कि विभिन्न धर्मों में अलग अलग बातें कही गई हैं, ज़्यादा इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमको उसी पैराग्राफ में बताना है कि विभिन्न दार्शनिक जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल, कोपरनिकस, इन लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे, परंतु उनके पीछे कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण न होने के कारण उनको कोई मान्यता नहीं मिल सकी। बाद में जो 16वीं 17वीं सदी में जब विज्ञान का आविष्कार, विज्ञान अपनी चरम सीमा पे था, उस समय दो तरह के जो है सिद्धांत सामने आए, एक अद्वैतवादी, एक द्वैतवादी। अद्वैतवादी वो थे जिन्होंने एक तारे को लेकर अपनी बात कही, और जो द्वैतवादी थे वो दो या दो से अधिक तारों की बात करते हैं। अद्वैतवादी में आप बता देंगे जो प्लैनेटिस्टिक जो थ्योरी है उसको ग्रहाणु परिकल्पना, टाइडल और जितनी भी ये जो है उन सबको बता देंगे। और जो हमारे जो डुअलिस्टिक अप्रोच है उसमें हम जो है जो हमारी डुअलिस्टिक अप्रोच है जो हमारी एकल तारे की जो परिकल्पना है उसमें हम ले लेंगे कॉमेट स्टार हाइपोथेसिस को, उच्छल तारे की परिकल्पना को, ये वायव्य राशि की परिकल्पना को, नेबुलर हाइपोथेसिस को, लाप्लास की, और फिर जो हमारे दो तारों की परिकल्पना है उसमें प्लैनेटेसिमल ग्रहाणु परिकल्पना को हम ले लेंगे। ग्रहाणु परिकल्पना के अलावा ज्वारीय परिकल्पना है। फिर जेफरीज महोदय की बात को बता देंगे एक लाइन में, बाइनरी द्वितारक सिद्धांत, नोवा अभिनव तारा जो हाइपोथेसिस है उसको, और अंत में बिग बैंग के बारे में बता देंगे। जब बिग बैंग के बारे में बताएंगे तो हम बता देंगे कि 4.6 वर्ष पूर्व तारों एक किसी और तारे से जब उसमें सुपरनोवा विस्फोट हुआ तो उससे हमारा सूर्य प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनी, जिससे कि हमारा सूर्य और हमारे और उपग्रह बाहर आए। और इसके बारे में अंत में बता देना है कि अभी भी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है और इस पर रिसर्च जारी है। दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन बिग बैंग एंड हाउ डज यूनिवर्स स्टार सोलर सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट। तो जब बिग बैंग से, अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, यूनिवर्स कैसे बना, तारे कैसे बने और सोलर सिस्टम कैसे बना, इसमें तीन चीजें पूछ रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें हमको बिग बैंग के विषय में लिखना पड़ेगा। 13.8 वर्ष पूर्व महाविस्फोट हुआ, उसके बाद हाइड्रोजन बना, हीलियम बना। फिर हम बताएंगे कि सबसे पहले आदिम तारे की उत्पत्ति हुई, आदिम तारा कैसे बड़ा होता है, फिर मेन सीक्वेंस तारा बनता है, फिर हमारा जो है रेड जायंट या सुपर रेड जायंट बनता है। उसमें जब सुपरनोवा विस्फोट हुआ तो उससे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनी, उसी से हमारा सोलर सिस्टम निकला। अगर आपको यूनिवर्स और स्टार्स के उद्भव के विषय में इस प्रश्न में लिखने में दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो पड़े हुए हैं, उनको जरूर देखें। अगर आप उनको नहीं देखेंगे तो शॉर्टकट में या डिटेल में चीजों को समझ पाना और लिखना कठिन हो जाएगा। इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन हमारे हल हो जाएंगे बहुत आसानी से। आइए इस टॉपिक पे कुछ वन लाइनर फैक्ट्स हैं, उन पे निगाह डाल लेते हैं। द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। जो हमारा सौर मंडल है उसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। ऐसा इसलिए माना जाता है कि उसी समय हमारा सूर्य की उत्पत्ति हुई थी।
तो हमने अभी अपने लेक्चर में पढ़ा कि सूर्य की उत्पत्ति और जो उपग्रह और ग्रहों की उत्पत्ति एक साथ हुई थी। तो हमारा ये फैक्ट निकल गया कि 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। दूसरा पॉइंट है ओरिजिन ऑफ आवर सोलर सिस्टम बिगन एज मैसिव क्लाउड ऑफ गैस, मतलब जो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, सोलर नेबुला से क्या बना था, हमारा पहला तारा बना था। और वो तारा कैसे बना था, ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन के कण जो एटम्स थे वो एक पास आए थे, और जो स्पिनिंग डिस्क थी उसको हमने क्या नाम दिया था, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। जैसे हमने प्रोटो स्टार कहा था वैसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का मतलब कि ग्रहों के बनने से पहले जो आदिम अवस्था थी उसको प्रोटोप्लैनेटरी कहा गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। द सन फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ दिस डिस्क, जहां पर अधिकांश जो मास था, अधिकांश द्रव्यमान था वो केंद्रित था। कहां पे केंद्रित था, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के केंद्र में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। The sun formation through supernova explosion released shock waves. जब किसी और तारे में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ तो उससे जो शॉक वेव्स निकली वो उसके कारण जो ये हमारी स्पिनिंग डिस्क थी ये ठंडी होने लगी, और ठंडे होने से क्या हुआ कि सॉलिड पार्टिकल्स जो थे वो एक साथ चिपकने लगे, और हमारे पहले जो बड़े बड़े जो ये पार्टिकल चिपके, लार्जर बॉडीज जो थी वो क्या बने, प्रोटोप्लैनेट्स बने। वो जो छोटी बॉडीज थी वो प्लैनेटेसिमल कहलाई। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो प्रोटोप्लैनेट्स बने उन्हीं से आगे चल के ग्रह बने, और जो ये प्लैनेटेसिमल थे इनसे उपग्रह बने। अभी इसे और डिटेल में देखते हैं। जो ये प्लैनेटेसिमल थे ये छोटे आकार में थे, और जो प्रोटोप्लैनेट्स थे ये बड़े आकार में थे। तो स्वाभाविक है जो बड़ा पिंड होगा वो छोटे पर अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, और ये प्लैनेटेसिमल प्रोटोप्लैनेट्स की ओर खींच गए। जब उनकी ओर खींच गए तो उन्हीं में जाके समा गए। उनमें समाने से ग्रहों का आकार और बड़ा होता चला गया। तो जो हमारे बड़े ग्रह हैं वो कैसे बने हैं, प्रोटोप्लैनेट्स में जब प्लैनेटेसिमल जाके मिल गए। कुछ प्लैनेटेसिमल ऐसे थे जिन पर पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगा। जब नहीं लगा तो वो उपग्रह बन गए और उस प्लैनेट के चारों ओर घूमने लगे। अगर वही गुरुत्वाकर्षण बल एक सीमा से ज्यादा होता तो इनको वो घूमने ना देता, वो अपने में खींच के मिला लेता और ग्रह ही बन जाते। तो जो पहले प्रोटोप्लैनेट्स थे उन्हीं को हम शुरुआती प्लैनेट मान सकते हैं। और वो कैसे बने थे, आकाशीय पिंड का निर्माण जो हमारा जो प्लैनेटेसिमल डिस्क थी उसके ठंडे होने से, और जो उसमें बड़े बड़े टुकड़े बने वो प्रोटोप्लैनेट्स बने, छोटे जो टुकड़े थे वो प्लैनेटेसिमल बन गए। और अगला पॉइंट ये है, द सोलर विंड फ्रॉम यंग सन ब्लू लाइटर गैसेस आउटवर्ड। जो हमारा सूर्य है, मान लीजिए हमारा सन है, तो जो हमारे पहले चार वो हैं प्लैनेट्स उनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं, आंतरिक ग्रह। और जो बाहर के चार हैं उनको हम क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। माई वेरी एल्डरली मदर जस्ट सर्व्ड मी नट्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे 8 ग्रह हो गए। तो जो हमारे 4 ग्रह अंदर के हैं, जब सूर्य से सोलर विंड्स निकली तो जो इन पर गैसेस थी हल्की वाली वो सोलर विंड के साथ उड़ के आगे चली गई,
और इन चारों बाह्य ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण में आ गई और इनमें जाके चिपक गई। तो यहां पर क्या बचे, रॉकी सॉलिड ग्रह बच गए, और जो बाहर के ग्रह हैं उनमें गैस की मात्रा अधिक हो गई। इसलिए जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं उनको रॉकी ग्रह कहते हैं, और जो बाहर के 4 ग्रह हैं उनको गैस जायंट्स कहते हैं। अच्छा, चूंकि ये रॉकी नहीं थे इसलिए इनका गुरुत्वाकर्षण बल कम था, तो ये बड़े आकार के रह गए। अगर इनका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता तो वो अपने एटमॉस्फेयर को अपनी ओर बहुत तेजी से खींच लेते और आकार छोटा हो जाता। अगला पॉइंट देखते हैं। सन कंज्यूम्ड 99.8% ऑफ सोलर सिस्टम मास। जो हमारा सौर मंडल है उसका 99.8% जो द्रव्यमान है वो सूर्य का है, और 0.2% जो द्रव्यमान है उसमें हमारे प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स और जो कुछ भी है सब कुछ है। अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य का द्रव्यमान कितना ज्यादा है। ये चीज अभी हमने जब आपको प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क पढ़ाई थी तो भी बताया था कि सारा जो द्रव्यमान था वो केंद्र में संकेंद्रित था, मतलब कि कंसंट्रेटेड था। चलिए अगला वन लाइनर फैक्ट देखते हैं। जुपिटर वॉज द फर्स्ट प्लैनेट टू फॉर्म फ्रॉम द सन। अगर हम बात करें कि पहला ग्रह कौन सा बना तो वो जुपिटर है, जिसे बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं, हिंदी में बृहस्पति ग्रह कहते हैं। अब आप ये बताइए इतना बड़ा ग्रह कैसे बना होगा? जो प्रोटोप्लैनेट रहा होगा उसमें कई प्लैनेटेसिमल जाके मिल गए होंगे, तो जुपिटर जैसा बड़ा ग्रह बन गया। अगला पॉइंट देखते हैं। सन्स इंटेंस ग्रेविटी इन्फ्लुएंस द प्लैनेट्स ऑर्बिट। जो सूर्य की महान गुरुत्वाकर्षण बल है, अर्थात जो इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल है, वो हमारे ग्रहों की जो ऑर्बिट है, जो उनका चक्कर है, उसको प्रभावित करते हैं। और ये ग्रेविटी के कारण ही ये जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक तंत्र के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में बना हुआ है। अगर ये ग्रेविटी हल्की पड़ जाए तो ये जो ग्रह है ये चक्कर लगाना भी बंद कर देंगे, और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के जो थ्योरी है उसके अनुसार ये हमसे दूर होते चले जाएंगे और हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे। The inner planets have little hydrogen and helium due to solar wind. अभी हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि सोलर विंड्स अपने साथ जो चारों ग्रह, आंतरिक ग्रह हैं, उनकी गैसेस को उड़ा ले गए। जब गैसेस को उड़ा ले गए तो उस गैसेस में हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में थी, हाइड्रोजन और हीलियम, तो उनको भी उड़ा ले गई। और ये ग्रहों के पास हाइड्रोजन और हीलियम सर्वाधिक मात्रा में आई कैसे? क्योंकि हमने अभी अपने करीब 4-6 स्लाइड के पहले ये पढ़ा था कि बिग बैंग में कि किसी तारे से टूटने से उसका जो मलबा था उसी से हम जो हमारे ग्रह और उपग्रह हैं उनकी रचना हुई है, उसी से सूर्य बना है। तो तारे में क्या होगा? हाइड्रोजन होगा और हीलियम होगा। हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में परिवर्तित हो रहा होगा। तो जब तारा टूटा होगा तो उनसे हाइड्रोजन हीलियम निकला होगा, उसी से सूर्य बना, उसी से ग्रह बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुपिटर्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी प्रोटेक्ट्स अर्थ। जो ये बृहस्पति ग्रह है ये हमारे अर्थ की रक्षा करता है। कैसे करता है? यह है सूर्य, यह है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। तो जब कोई भी बाहरी ऑब्जेक्ट जो आकाशीय पिंड है वो हमारे सोलर सिस्टम में इंटर करता है तो वो या तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में आकर के उधर चला जाएगा, और अन्यथा जुपिटर का जो गुरुत्वाकर्षण है वो बहुत अधिक है, उधर चला जाएगा। तो जो हमारे बाकी ग्रह हैं वो बच जाते हैं, नहीं तो ये मीटियोर्स और कॉमेट्स टकरा के हमारी पृथ्वी को नष्ट कर देते हैं। तो जुपिटर की जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है वो रक्षा करती है पृथ्वी की। यूरेनस एंड नेपच्यून आर ऑफन कॉल्ड एज आइस जायंट्स। जो यूरेनस और नेपच्यून है
उनको आइस जैंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आइस के बने हुए हैं, बहुत ठंडे हैं, वो सूर्य से इतनी दूर हैं कि वहां पर सूर्य की प्रकाश तो पहुंच जाता है, परंतु ऊष्मा नहीं पहुंच पाती पर्याप्त मात्रा में, जिसके कारण वहां पर गर्मी नहीं हो पाती है और वो जमे रहते हैं हमेशा, इसलिए इनको आइस जैंट्स भी कहते हैं। कभी भी प्रश्न आ सकता है कि आइस जैंट्स कौन कौन से ग्रह हैं, वो ऑप्शन में या तो यूरेनस देगा, मार्स देगा, नेपच्यून देगा, प्लूटो देगा, कहेगा ये वाला है, ये वाला है, ये दोनों है, दोनों नहीं है, इस तरह से कुछ भी कंफ्यूज करेंगे। आप याद रखिएगा यूरेनस और नेपच्यून जो हमारे बाहरी दोनों ग्रह हैं वही आइस जैंट्स हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, रॉकी प्लैनेट्स। रॉकी प्लैनेट्स आर रिच इन मेटल्स like iron and nickel, while gas giants are primarily composed of hydrogen and helium. जो हमारे रॉकी प्लैनेट्स हैं उनमें आयरन और निकल अधिक मात्रा में है, जबकि गैस जायंट्स में हाइड्रोजन और हीलियम अधिक मात्रा में है। इस चीज को अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक, नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि हमारे पुराने लेक्चर्स पे जाइए, आपको ये समझ में आएगा कि आयरन और निकल कहां से आया। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि जो हाइड्रोजन है तारों का, वो नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम बनता है, और जब हीलियम नाभिकीय संलयन करता है तो आयरन, निकल, कार्बन ये सब बनता है। ठीक है, तो उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अगला पॉइंट है, द सोलर सिस्टम्स एज इज डिटरमिन्ड बाय स्टडी ऑफ मीटियोराइट्स। जो मीटियोराइट्स हैं हमारे, उनके अध्ययन से हमको सोलर सिस्टम की एज का पता चलता है कि हमारा सोलर सिस्टम कितना पुराना है। ये कैसे मालूम चलता है कि जो मीटियोराइट्स हैं ये हमारे प्रोटोप्लैनेटेसिमल जो डिस्क है उसके रेमिनेंट्स हैं, जो ना तो प्लैनेट बन पाए और ना ही वो सैटेलाइट बन पाए, वो मीटियोराइट्स के रूप में रह गए। इसलिए जो उम्र मीटियोराइट्स की है वही उम्र हमारे सोलर सिस्टम की है। अगला पॉइंट है, द सोलर सिस्टम कॉन्स्टेंटली मूविंग द ऑर्बिट ऑफ गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है ये हमारी गैलेक्सी के जो केंद्र है उसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। गैलेक्सी का नाम है हमारी मिल्की वे, हिंदी में उसका नाम है मंदाकिनी, और ये 225 साल में गैलेक्सी का एक चक्कर लगा लेता है। अगला पॉइंट देखिए, वॉयेजर 1, ये जो एक खगोलीय अभियान था जो हमारा एस्ट्रोनॉमी में जो काम हो रहा है उसमें वॉयेजर 1 बहुत फेमस अभियान है। वो सबसे पहला अभियान था जो हीलियोस्फीयर के बाहर तक गया, जो हीलियोस्फीयर तक गया। हीलियोस्फीयर क्या है? जो हमारा सूर्य है उसका गुरुत्वाकर्षण हम 8 ग्रहों पे लगता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो हम मानते हैं कि यहाँ पर हमारा गुरुत्वाकर्षण लग रहा होगा। तो जिस क्षेत्र में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण महसूस होता है उस घेरे को हम हीलियोस्फीयर कहते हैं। हीलियो का अर्थ है सन, हीलियो का अर्थ है सन, और स्फीयर का अर्थ है गोला, सूर्य का गोला। मतलब सूर्य की ताकत जिस गोले में चलती है उसकी वो हीलियोस्फीयर है। सूर्य की जो ग्रेविटी है वो 2 लाइट ईयर, 2 प्रकाश वर्ष दूर तक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल महसूस किया जा सकता है। इसी को हम हीलियोस्फीयर कह रहे हैं। तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कितनी दूर तक महसूस होता है? 2 प्रकाश वर्ष की दूरी तक। तो चलिए दोस्तों, अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम अर्थात
सौरमंडल का उद्भव, इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझा होगा और इस पर जो फेमस परिकल्पनाएं और जो सिद्धांत हैं उनको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। 2 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और कई वन लाइनर फैक्ट्स भी देखे। आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर हम आपके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं तो हमें तो भी उसका फल मिलना चाहिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।